मुख्यतः 3 राज्यों पे अपना फ़ोकस रखना है, उसी से प्रश्न आएगा। मणिपुर, नागालैंड और असम। इन तीनों राज्य की क्या समस्या है, क्या पृष्ठभूमि रही है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, वर्तमान में क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या माँगे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह के क्या कारण हैं और उसके निवारण की भी हमने चर्चा की। उम्मीद है कि उसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आज हम नक्सलिज्म और माओइज्म की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम नक्सलिज्म, नक्सलवाद क्या है, माओवाद क्या है, इसकी चर्चा करें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। सोचकर उसका उत्तर दीजिएगा। हमने आतंकवाद के प्रकार पढ़े। अगर आपको याद है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आतंकवाद के प्रकार में जो नक्सलवाद है, जो माओवाद है, वो किस प्रकार के अंतर्गत आता है? क्या आप ये बता सकते हैं? अगर आप लेक्चर को ठीक से सुनते हैं, बहुत अच्छा। एक छात्रा ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है, राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित। राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित। तो इस टॉपिक को समझने के लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप राजनीतिक विचारधाराओं का कुछ नॉलेज आप रखें, क्योंकि नक्सलवाद और माओवाद ये वामपंथी चरमपंथ की कैटेगरी में आते हैं। वामपंथ क्या है? तो देखिए, जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, वैसे तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम काफी कॉम्प्लेक्स होता है। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो उसको बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन इसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो देखिए, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस लाइन पे हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को अंकित करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नक्सलवादी होते हैं या जो माओवादी होते हैं, इनकी मांगे क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो। ठीक है ना? तो आपको एक बार वो समझ में आएगा तो आपको नक्सलवाद के कारण भी समझ आ जाएंगे, और कारण समझ में आ जाएंगे तो उसका निवारण भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है? ये क्लियर हुआ? तो हम बिल्कुल कंसेप्चुअल बात करेंगे, ताकि आपको गहराई से ये समझ में आए कि ये समस्या आखिर है क्या। देखिए, इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे यहां पर हम लिखते हैं मध्य मार्गी। मध्य मार्गी, या इनको आप मॉडरेट्स शब्द से भी जानते हैं। मॉडरेट। ठीक है? यहां आते हैं परंपरावादी। या इनको जो है आप कुछ हद तक अपरिवर्तनवादी भी कह सकते हैं, या रूढ़िवादी कहना ज्यादा सही रहेगा। इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको नक्सलवाद की समस्या क्या है ये अच्छे से समझ आएगी।
रूढ़िवादी। और यहां पर हम लिखते हैं प्रतिक्रियावादी। ठीक है। और यहां हम लिखते हैं उदारवादी। ये बहुत ही सिंपल, इसको लीनियर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हालांकि टू डायमेंशन में बनाया जाता है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पढ़ने नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम नक्सलवाद और माओवाद की विचारधारा क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनका तरीका ऐसा क्यों है, ये समझने बैठे हैं। तो ये लीनियर स्पेक्ट्रम से भी काम चल जाएगा। ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे उग्रपंथी, या इनको रेडिकल भी बोला जाता है, या चरमपंथी आप बोल सकते हैं। चरमपंथी या अतिवादी, या इनके लिए एक सामान्य इंग्लिश का बड़ा सामान्य शब्द है, उसको कहेंगे रेडिकल। रेडिकल। उदारवादियों को बोला जाता है, आपने लिबरल सुना है? कई बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लिबरल, लिबरलिज्म। ठीक है। और इसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं कंजर्वेटिव के रूप में। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। ठीक है। और इसको बोला जाता है रिएक्शनरी। रिएक्शनरी। सामान्यतः क्योंकि अंग्रेजी के शब्द जो है काफी प्रसिद्ध हो गए होते हैं, और उस सामान्य प्रयोग में हिंदी की बोलचाल में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, इसीलिए जो है इसके इंग्लिश के शब्द भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि आप पहचान सकें। अच्छा, एक बात बताइए कि आप में से, आप अगर इसको प्रथम दृष्टया देखते हैं इन शब्दों को, तो आपको क्या लगता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप खुद को किस कैटेगरी में मानते हैं? आप मध्यम मार्गी हैं, उदारवादी हैं, रूढ़िवादी हैं, प्रतिक्रियावादी हैं, या उग्रपंथी हैं, रेडिकल हैं? हाँ। तो सबने जो है, ज्यादातर ने खुद को उदारवादी या मध्यम मार्गी लिखा है। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपसे एक और प्रश्न पूछूं, प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप मेंटली जो है लर्निंग में एंगेज्ड रहे, है कि नहीं? प्रश्न पूछूंगा तो आप सोचेंगे जरूर, मनन तो पक्का करेंगे, है कि नहीं? अच्छा, एक चीज बताइए कि सुनने में रूढ़िवादी अच्छा लगता है या उदारवादी अच्छा लगता है? पॉजिटिव कौन सा लगता है? हाँ, सुनने में उदारवादी अच्छा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये शब्द हैं क्या। ठीक है। चलिए, एक और चीज है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। हालांकि ये टॉपिक अकेला, ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम समझाने में कई घंटे निकल जाते हैं, एक एक शब्द को पकड़े तो। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि नक्सलवाद क्या है ये समझना, क्योंकि मुख्य टॉपिक तो यही है, वामपंथी चरमपंथ। ठीक है ना? या वामपंथी अतिवाद। तो ये जो नक्सलवाद और माओवाद है, वो यहां पर पड़ता है। मैं इसको दूसरे कलर में लिख देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे।
आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में, नक्सलवाद और माओवाद, ये इस कैटेगरी में पड़ता है। ठीक है? तो जिस समय मैंने आपको हाँ, आपका सबका उत्तर मुझे मिल गया है। सबने लगभग उदारवादी लिखा है और मुझे इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि ये शब्द जो है वो सुनने में बड़ा पॉजिटिव लगता है। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो यंगस्टर्स होते हैं, वो खुद को उदारवाद के साथ ही आइडेंटिफ़ाई करते हैं। ठीक है ना? आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो दादा-दादी हैं, वो खुद को कंज़र्वेटिव आइडेंटिफ़ाई करेंगे, मतलब सामान्यतः। उसका कारण भी मैं आपको बताऊँगा, ऐसा क्यों है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को इन टर्म्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। जैसे मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ कि मैंने भी एक पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करी थी, भारतीय लिबरल पार्टी। दिल्ली में उसकी स्थापना हुई थी। तो उसका नाम ही लिबरल है। बीच में आप देख रहे हैं भारतीय लिबरल पार्टी। तो मैं जाके उसकी मीटिंग्स अटेंड करता था, तो वहां पर और भी साथी लोग मिलते थे। तो उनमें से एक साथी जो है, जब भी हम मीटिंग में जाते थे, मुझे देख के बोलते थे, हाय कॉमरेड। अब आप जानते हैं कि जो कॉमरेड शब्द है वो ज्यादातर कम्युनिस्ट इस्तेमाल में लाते हैं। पता नहीं आपको इसकी जानकारी है कि नहीं। तो जब वो मुझे कॉमरेड बुलाता था, तो मैं भी उनको कॉमरेड बुला देता था। तो मुझे लगता था कि ये व्यक्ति कम्युनिस्ट है। तो जब भी मैं मीटिंग होती थी, तो उसके साथ जो है बैठ जाता था उसके विचार सुनने के लिए। तो जब मैं उसके विचार सुनता था, तो 2-3 दिन में ही, 2-3 मीटिंग में ही मुझे ये पता चल गया था कि ये व्यक्ति जो है कम्युनिस्ट नहीं है, ये व्यक्ति रूढ़िवादी है। लेकिन वो कॉमरेड शब्द का क्यों इस्तेमाल करता है, ये मुझे पता नहीं। शायद कॉमरेड सुनने में जो है ऐसा लगता है। था वो वर्कर, किसी वर्कर ग्रुप का, यूनियन का लीडर। ठीक है? तो हम कई बार अपने आप को किसी आइडियोलॉजी के साथ आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन प्राय ये होता है कि उस आइडियोलॉजी के बारे में, उस विचारधारा के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। हाँ, आपने पॉलिटिकल साइंस में पक्का समझा होगा, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ स्टूडेंट बैठे होंगे। तो उनको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं घुसेंगे। कायदे से देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं, और 2D में तो जो है उसको प्रॉपरली समझा जा सकता है कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य है कि नक्सलवाद और माओवाद को समझना, तो मैं समझता हूँ कि ये लीनियर स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है? अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एथिक्स में भी इसकी चर्चा करता हूँ, क्योंकि वहां पर भी पॉलिटिकल एटीट्यूड्स नाम का एक टॉपिक आता है, जो राजनीतिक अभिवृत्ति है। उसके अंतर्गत मैं इसको विस्तार से बताता हूँ। उतना विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ पर क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है, इस वजह से जो है उतना विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक छात्र का प्रश्न है कि आतंकवादी किसमें आते हैं? आप जरा धैर्य रखिए, इसका भी उत्तर मैं दूंगा, पहले एक बार इसको समझ लें। ठीक है? अब देखिए, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। क्या आप ये गुलाबी लाइन देख पा रहे हैं? ठीक है। इसको मैं टैग करता हूं कि ये स्टेटस को या अपरिवर्तनवादियों की लाइन है। इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस को लाइन। स्टेटस को, स्टेटस को आप समझते हैं क्या है? स्टेटस को का मतलब होता है कि जो स्थिति जैसी है वैसी बनी रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए। ठीक है? ये क्लियर हुआ? अच्छा, इससे पहले कि मैं ये शब्दों
आपको विस्तार से बताऊं, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हमारे समाज परफेक्ट है? इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई खामी नहीं है? आप क्या मानते हैं? कमी है। मेरे ख्याल से सब इस बात से सहमत होंगे कि हमारा समाज परफेक्ट तो नहीं है, इसमें कमियां हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इन कमियों को दूर करने के लिए क्या हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ परिवर्तन लाएं, कुछ चेंज लाएं इसमें, ताकि ये समाज जो है वो बेहतर बन सके? हाँ, क्योंकि अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि परफेक्ट नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपको मानना ही पड़ेगा कि भाई इसमें कमियां हैं, ठीक है ना? और कमियां हैं तो फिर उसमें परिवर्तन लाने की इच्छा भी होनी चाहिए ताकि उसको बेहतर बनाया जा सके, ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या हमारा समाज बिल्कुल खराब है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं? क्या ऐसी बात है? ऐसा भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी खराब नहीं है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, एक डायग्राम में ऐसे दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें समझने में जो है आसानी हो। मान लीजिए कि ये परफेक्ट सोसाइटी है, परफेक्ट सोसाइटी जिसमें कोई खामी नहीं, जो यूटोपिया बोलते हैं ना। और ये जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली इम्परफेक्ट सोसाइटी है। मैं एब्सोल्युटली लिख देता हूँ, मतलब पूर्णतया खराब समाज है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्थिति है, जो आपने उत्तर दिया, वो कहीं यहाँ पर है? अब देखिए, इसके बारे में जो है थॉमस हॉब्स और रूसो और लॉक इसकी चर्चा करते हैं। उसका नाम वो लोग देते हैं स्टेट ऑफ नेचर। मतलब कि जब कोई समाज नहीं था, कोई सभ्यता नहीं थी, कोई परिवार नहीं था, हम जंगलों में रहते थे जैसे जानवर रहते हैं। हालांकि देखने में तो ये आता है कि आजकल के मनुष्य के जो कृत्य हैं वो जानवरों से भी बदतर हैं, कुछ के। उन्हें इंसान कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक थॉट एक्सपेरिमेंट है कि भाई जो है ऐसा कल्पना की जाए कि ये समाज बनने से पहले हम कैसे रहे होंगे। तो थॉमस हॉब्स का कहना है कि पूरी अराजकता फैली होगी, हर जगह खतरा ही खतरा होगा, हर कोई एक दूसरे को मारने पर आमादा होगा, संसाधनों की कमी होगी और उसकी मांग की अधिकता होगी, और संसाधन के लिए लोग एक दूसरे से लड़ मरेंगे। ऐसी स्थिति, ठीक है ना? ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखिए, ये जो हमने स्तर पाया, ये जो लाल में मैंने दिखाया हुआ है, ये वर्तमान स्थिति है। किसकी? समाज की, सोसाइटी की। क्योंकि आपने ये स्वीकार किया है सामान्य बुद्धि लगा के कि ना तो हमारा समाज परफेक्ट है और ना ही इम्परफेक्ट है पूर्णतया। ठीक है ना? ये क्लियर हुआ? अब देखिए, पिछले सैकड़ों हजारों सालों में हमने ये यात्रा तय की है समाज को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है? तो मैं यहां लिख देता हूं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि कोई भी व्यक्ति जब समाज में परिवर्तन की बात करता है, तो उस समाज को वो
बेहतर बनाना चाहता है या उसकी स्थिति को और खराब करना चाहता है? हाँ, बेहतर बनाना चाहता है। उसके लिए वो परिवर्तन लाना चाहता है। मतलब उसका विचार ये है कि समाज बहुत खराब है या इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं और हमें परिवर्तन लाना चाहिए, ठीक है? ताकि इसको बेहतर बनाया जा सके। मेरे ख्याल से हर एक का विचार यही होगा कि समाज बेहतर बने। अच्छा, ये जो परिवर्तन चाहने की चाह है, ये परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। इसको ध्यान से सुनिएगा। ये परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें व्यक्ति ये सोचता है कि जो पहले का समाज था, अतीत का समाज था, वो हमसे बेहतर था। जैसे आपसे पूछूं कि आप अपने पिताजी से या अपने दादाजी से अगर पूछेंगे कि दादाजी आपका समय बेहतर था या आज का समय बेहतर है, तो आपको क्या लगता है उनका प्राय उत्तर क्या आता है? वो क्या मानते होंगे? हाँ, वो हमेशा यही कहेंगे कि भई पहले का समय बहुत अच्छा था, हमारा समय तो बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे। मैंने तो कितने बुजुर्गों से बात की है तो वो बुजुर्ग जो है यही कहते सुनते हैं कि हमारा समय इतना बढ़िया था, आज इतना पतन हो गया है, नैतिक पतन हो गया है। अच्छा, उनसे आप अगर पूछेंगे तो कि मान लीजिए कि ऐसी शक्ति आपके पास हो कि वो जो अतीत का समाज है, जो आपके समय का समाज था, वही समाज आज वर्तमान में आ जाए, तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे? तो उनका उत्तर क्या होगा? अब पता नहीं आजकल तो जो है न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, छोटी फैमिली हो गई है। हम तो अपने दादा-दादी, नाना-नानी के साथ रहे हैं, तो उनसे काफ़ी बातचीत भी हुई है। हमने तो अपनी नानी के मुख से कहानियाँ भी सुनी हैं। अगर आपको ये कभी मौका नहीं मिला है, तो बुजुर्गों के पास बैठ के कभी पूछिएगा कि आपका समय बेहतर था या आज का समय बेहतर है, तो वो आपको बताएँगे और बहुत रुचि लेके बताते हैं। है कि नहीं? ठीक है? तो देखिए परिवर्तन वो भी चाहते हैं कि आज का समाज बदल जाए। तो उनका विचार ये है कि आज का समाज जो है उसका नैतिक पतन हो गया है, परिवर्तन आना चाहिए और वो परिवर्तन कहाँ से आना चाहिए? वो अतीत से आना चाहिए। तो एक प्रकार परिवर्तन का ये होता है। तो इसको ये समझिए कि ये जो मैंने गुलाबी लाइन बनाई है, इसके इस दिशा में जितने भी लोग हैं, वो परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से लाना चाहते हैं? तो वो अतीत से लाना चाहते हैं। ये समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? या इसमें कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं, खासकर जो नई पीढ़ी है, वो कुछ नया करना चाहती है। वो परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन उस परिवर्तन के लिए अतीत में नहीं देखना चाहते। वो कुछ नया आइडिया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एक परिवर्तन इस प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार के परिवर्तन बताए मैंने। एक परिवर्तन जो अतीत से प्रेरित हो और एक परिवर्तन जो नए के प्रति जो है दिमाग खुला करके उस नए को एक्सपेरिमेंट करने की प्रवृत्ति हो और समाज को सुधारने की प्रवृत्ति हो। ठीक है? तो जो इस लाइन के इस दिशा में है, ये सब नए परिवर्तन की बात करते हैं। ये क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? तो 2 प्रकार के परिवर्तन आपको समझ में आए कि 2 प्रकार के बदलाव कौन से हैं? अच्छा, एक चीज और, इस दिशा में नया कुछ करना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस दिशा में जो है वो अतीत से कुछ लाना चाहते हैं। तो इस लाइन पे जो है, इस गुलाबी लाइन पे जो है, जो ये मैंने काले रंग का बिंदु बनाया है,
इनको अपरिवर्तनवादी बोला जाता है। ये बात समझ लीजिए। इनका क्या मानना है? इनका मानना ये है कि भाई परफेक्ट सोसाइटी कभी बनेगी नहीं। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं, क्या हम कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि वाकई में हमारी सोसाइटी कभी एब्सोल्युटली परफेक्ट सोसाइटी बन जाएगी जिसमें कोई खामियां नहीं रहेंगी? तो ऐसा तो राम राज्य में भी नहीं था। राम राज्य में भी राक्षस थे, है कि नहीं, जो अराजकता फैलाते थे। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और चीज की इनका ये मानना है कि, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि जो रूढ़िवादी होते हैं वो परंपरा, कस्टम, ट्रेडिशन, इन सबको इतनी महत्वता क्यों देते हैं। ठीक है ना? ये जो अपरिवर्तनवादी होते हैं इनका मानना ये है परफेक्ट सोसाइटी हम कभी अचीव नहीं कर सकते। जो हमें वर्तमान में स्थिति मिली है वो भी हमने सैकड़ों हजारों सालों में बहुत सारे विचारों को एक्सपेरिमेंट करके पाया है। और जब उन विचारों का एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उस समय कुछ खराब विचार थे, कुछ अच्छे विचार थे, कुछ अच्छे आइडियाज थे, कुछ बुरे आइडियाज थे। बुरे आइडियाज को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो समाज को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कम्युनिज्म एक नई विचारधारा आई। मार्क्स से प्रेरित वो विचारधारा थी जिसका एक्सपेरिमेंट जो है 1917 में रूस की क्रांति में हुआ और वहां पर एक साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी गई। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या रूस में जो ये साम्यवादी आए, कम्युनिस्ट आए और इन्होंने जिस प्रकार का सिस्टम एक्सपेरिमेंट किया, खासकर लेनिन के बाद स्टालिन ने, तो क्या उस आइडिया की कीमत रूस के लोगों को चुकानी पड़ी? चुकानी पड़ी। लाखों लोग मारे गए, है कि नहीं? अच्छा, क्या आप माओ के बारे में जानते हैं? माओ जेडोंग या माओ से तुंग बोला जाता है, जो चीन के काफी प्रसिद्ध लीडर। उन्होंने माओवाद का विचारधारा दी। वो विचारधारा मार्क्स से प्रेरित थी लेकिन जो चीन की कंडीशन थी, चाइना की कंडीशन थी, उसके हिसाब से उन्होंने उसको ढाला और फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया। क्या आपको पता है कि उस एक्सपेरिमेंट में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी? भारी कीमत चुकानी पड़ी, है कि नहीं? ये तो आप मानेंगे। तो ये सिर्फ मैंने आपको उदाहरण दिया है। कहने का मतलब ये है कि पिछले हजारों सालों में हम सबने मिलके आइडियाज के बारे में सोचा, उसको समाज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उस इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस में हमने अनुभव लिया कि भाई ये आइडिया अच्छा है, ये आइडिया बुरा है। ये जो बुरा आइडिया है इसको छोड़ो क्योंकि इससे समाज में खुशहाली नहीं आती, इससे समाज फलता फूलता नहीं है। और ये जो आइडिया है ये अच्छा है, इसको पकड़ लो और उसको अभ्यास करो ताकि समाज जो है वो बेहतर बन सके। ये क्लियर हुआ? हाँ, एक छात्रा का कहना है कि थैंक यू सर, इंटरनल सिक्योरिटी विषय को पॉलिटिकल साइंस के साथ जोड़कर पढ़ाने के लिए सर एक बेहतर समझ विकसित हो रही है विषयों के मध्य। बिल्कुल, ये तो मैंने आपको जो है पहले ही बताया है कि अगर आप सभी विषयों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो आपकी जो समझ होगी ना वो सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा उन्नत होगी। और मैं समझता हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें इतना निखार ला देता है, आपकी समझ में इतना निखार ला देता है कि जो दृष्टि आप दे सकते हैं, जो अंतर्दृष्टि आप दे सकते हैं मुद्दों के, वो सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता। चाहे वो किसी भी विषय में उसने
पीएचडी भी हासिल कर ली हो, तो भी मैं समझता हूँ कि अ, कई विषयों को जोड़कर देखने से जो है व्यक्ति में बेहतर काबिलियत विकसित होती है, रियलिटी को समझने की, ठीक है ना? तो देखिए एक बात जो है समझिए कि ये जो रूढ़िवादी होते हैं, ये जो परंपरावादी होते हैं, हालाँकि इस स्पेक्ट्रम पे आप देखेंगे कि ये जो रूढ़िवादी और परंपरावादी कंजर्वेटिव जिनको बोला जाता है, इसको मैंने थोड़ा-सा लेफ्ट में ड्रॉ किया हुआ है। ये बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं है। तो आप में से क्या कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? ये मैंने गैप क्यों छोड़ा हुआ? क्या आप इस गैप को देख सकते हैं थोड़ा? ये गैप छोड़ा हुआ है मैंने। ये बहुत महत्वपूर्ण गैप है। ये दर्शाता है कि जो कंजर्वेटिव है वो बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। उनके उनके बारे में एक धारणा बन गई है कि ये जो रूढ़िवादी है, परंपरावादी है, ये बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते। तो कहने का मतलब ये है कि उनसे अगर पूछा जाए कि भाई क्या समाज परफेक्ट है? तो रूढ़िवादी बोलेंगे कि नहीं, परफेक्ट नहीं है। तो रूढ़िवादी से जब पूछा जाएगा कि अच्छा एक बात बताइए कि क्या इसमें बदलाव लाना चाहिए? तो रूढ़िवादी उसको मना नहीं करेगा। लेकिन वो ये बोलेगा कि बदलाव बहुत ध्यान से लाना चाहिए, बहुत थोड़ा लाना चाहिए, बहुत धीरे लाना चाहिए, क्योंकि अगर उस बदलाव के लाने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ होगी, तो कम से कम हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। कारण क्या है कि हजारों सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद जो आइडिया सुपीरियर थे, वो परंपरा के रूप में उभरे और उन्होंने हमें ये जो लाल लाइन पे स्टेटस है ये वाले स्टेटस पे समाज को लाके रखा। परफेक्ट तो हम कभी बना नहीं सकते, लेकिन ये जो है ये बेस्ट है जो हम अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज। एक कहावत है इंग्लिश में कि खूबसूरत वही है जिसके कृत्य खूबसूरत है, जिसका चरित्र खूबसूरत है कि नहीं? लेकिन आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। अब देखिए, अपरिवर्तनवादियों का यही तर्क है। उनका कहना है कि देखिए, इतने हजारों सालों में हमने इतनी भारी कीमतें चुकाई हैं गलत आइडियाज की, तो अब हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। हजारों सालों में हमने जो स्टेटस हासिल किया है, यही बेस्ट हम अचीव कर सकते हैं समाज में। ठीक है, अब जो हमने अचीव किया है उसको आप प्रिजर्व करो, उसको बचाओ। तो ये जो लाइन पर स्टेटस को लाइन पे अपरिवर्तनवादी हैं, ये बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते, जीरो। जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए एक बात समझिए कि इस लाइन से आप जितना दूर जाएंगे, जब हम परिवर्तन की बात करें, तो कई प्रश्न खड़े होते हैं। एक प्रश्न खड़ा होता है कि कैसा परिवर्तन? तो परिवर्तन मैंने आपको दो प्रकार के बताए। एक परिवर्तन जो अतीत से प्रेरित हो और एक परिवर्तन जो नए विचारधारा से प्रेरित हो, कुछ नया करने से प्रेरित हो। ठीक है ना? तो इस लाइन से आप लेफ्ट की तरफ जितना जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न खड़ा होता है अगला कि कितना परिवर्तन। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप वर्तमान स्थिति से कितना नाखुश हैं। जैसे आपसे पूछूं कि अगर आप ज्यादा नाखुश हैं, आप ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, ज्यादा असंतुष्ट हैं, तो आप कम परिवर्तन चाहेंगे या ज्यादा परिवर्तन चाहेंगे? ज्यादा। तो एक बात समझ लीजिए कि ये जो मैंने गुलाबी लाइन खींची है, इससे लेफ्ट की तरफ
आप जितना दूर जाएंगे, वो लोग उतने ही ज्यादा असंतुष्ट होते हैं समाज से। ये क्लियर हुआ? तो इसका एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि जो बिल्कुल आखिरी बिंदु पे हैं, जिनको उग्रपंथी या चरमपंथी या अतिवादी कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, ये वर्तमान स्थिति से पूर्णतया असंतुष्ट है। ये बात समझ में आई आपको? ये वर्तमान स्थिति से पूर्णतया असंतुष्ट है। अच्छा, अगर पूर्णतया असंतुष्ट है तो आप कितना बदलाव चाहेंगे? तो आप पूरा बदलाव चाहेंगे। मतलब वर्तमान स्थिति में जो कुछ है, सब कुछ बदल देना चाहेंगे, उसको बिल्कुल उलट कर देना चाहेंगे, कुछ नया लाना चाहेंगे। ये बात समझ में आई? क्योंकि इनका मानना ये है कि हम वर्तमान स्थिति से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। वर्तमान स्थिति बहुत ही खराब है। ये जो सिस्टम है, ये बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है। इसमें बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। गरीबों का बड़ा एक्सप्लॉइट, उसकी चर्चा मैं करूंगा कि गरीब व्यक्ति का जो है रुझान जो है वो लेफ्ट की तरफ क्यों होता है। तो एक चीज तो ये आपको समझ में आई, ठीक है ना? कैसा बदलाव? तो इस गुलाबी लाइन से लेफ्ट में जितने भी हैं, ये कुछ नए बदलाव के तरफ इनका रुझान होता है। हाँ, देखिए एक प्रश्न है छात्र का कि अकॉर्डिंग टू चार्ट कंजर्वेटिव भी नया लाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, कंजर्वेटिव भी नए के प्रति ओपन रहते हैं, लेकिन इसके दूसरा पैरामीटर क्या है कि परिवर्तन कितनी जल्दी, कितनी जल्दी। कैसा परिवर्तन, कितना परिवर्तन, कितनी जल्दी परिवर्तन, और परिवर्तन लाने का तरीका। ये क्लियर हुआ? तो अगर ये क्लियर हुआ तो मुझे ये बताइए कि उदारवादियों में और मध्यम मार्गियों में ज्यादा परिवर्तन कौन चाहता है? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें एक और एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो कितना परिवर्तन, इस बात पे निर्भर करेगा कि आप कितने असंतुष्ट हैं। तो मैंने जब आपको ये बताया कि गुलाबी लाइन से आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो आप ज्यादा असंतुष्ट हैं वर्तमान स्थिति से। अच्छा, मैं कहूं कि आप लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जाते हैं, गुलाबी लाइन की तरफ, तो वर्तमान स्थिति से संतुष्टि बढ़ती है कि घटती है? ध्यान से प्रश्न को सुन के बताइएगा। अगर इस बिंदु से इस दिशा में इस डॉटेड लाइन तक जाया जाए तो वर्तमान स्थिति स्थिति से के साथ संतुष्टि बढ़ती है कि घटती है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका सबका कि बढ़ेगी। नहीं, घटती नहीं है। आपने प्रश्न को फिर ध्यान से नहीं सुना, ठीक है ना? और जो चीज मैंने आपको बताई है कि उसको आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा है कि इस डॉटेड लाइन से आप जितना दूर जाएंगे लेफ्ट की तरफ, उतनी असंतुष्टि बढ़ती है, और जो व्यक्ति असंतुष्ट होगा वो निश्चित तौर पे कुछ नया लाना चाहेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्लियर हुआ? हाँ, लेफ्ट से राइट संतुष्टि बढ़ती है। वेरी गुड। तो आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि वर्तमान स्थिति से जो मध्यम मार्गी है और उदारवादी है, इन दोनों की तुलना की जाए तो वर्तमान स्थिति से कौन ज्यादा संतुष्ट है? देखिए एक, हाँ ठीक है, मॉडरेट आपका सही है। एक छात्र का कंसर्न है कि सर ये सारे विचारधारा को डिफाइन कर देते तो आसानी होती। देखिए, इनको एक वाक्य में डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है? आप ये क्या सोचते हैं, किन चीजों के बारे में सोचते हैं, अलग अलग पहलू की चर्चा की जा सकती है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है।
अच्छा मुझे बताइए कि उदारवादी में और उग्रपंथी में समाज के साथ ज्यादा असंतुष्ट कौन है वर्तमान स्थिति के साथ? उग्रपंथी। वो पूर्णतया असंतुष्ट है वर्तमान। कहने का मतलब कि जो ये उग्रपंथी है, रेडिकल है, ये वर्तमान के किसी कस्टम को, समाज के किसी कस्टम को, किसी रीति रिवाज को बिल्कुल सही नहीं मानते, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। ये समझ में आई बात आपको? क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई कितनी जल्दी, तो आप ज्यादा असंतुष्ट होंगे, तो आप ज्यादा जल्दी परिवर्तन चाहेंगे या कम जल्दी धीरे धीरे परिवर्तन चाहेंगे? जल्दी परिवर्तन चाहेंगे। तो इस डॉटेड लाइन से आप जितना लेफ्ट की तरफ दूर जाते जाएंगे, वो उतने ही ज्यादा असंतुष्ट होते हैं वर्तमान स्थिति से। जैसे उग्रपंथी जो है वो पूर्णतया असंतुष्ट होते हैं, और उनको परिवर्तन कितना चाहिए, उनको टोटल परिवर्तन चाहिए, टोटल चेंज चाहिए। क्लियर हुआ? और कब चाहिए? उनको तुरंत चाहिए, आज ही चाहिए। तो अगर आपको आज ही पूर्ण परिवर्तन चाहिए, तो इसका एक ही तरीका बचता है। वो क्या तरीका है? लड़ना पड़ेगा, हिंसा करनी पड़ेगी, रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये बात क्लियर हुई आपको? समझ में आई बात? तो ये जो नक्सलवादी हैं और माओवादी हैं, ये वायलेंट होते हैं। ये वायलेंस का यूज करते हैं, हिंसा का यूज करते हैं, हिंसावादी होते हैं। माओवाद का तो एसेंस ही ये है, पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। माओ यही बोलते थे, पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। और आज भी माओवादियों की अगर आप बात सुनेंगे तो, या पढ़ेंगे उनकी जो विचारधारा है, तो वो यही चाहते हैं कि इस सिस्टम को उखाड़ फेंका जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो नक्सलवादी हैं, ये जो माओवादी हैं, अब तो दोनों को जो है वामपंथी चरमपंथी बोला जाता है। वामपंथ का मतलब होता है लेफ्ट। तो इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए, मैं दूसरे कलर से यहाँ लिख देता हूँ, पता नहीं ये ऑरेंज कलर आपको दिखेगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा कलर भिन्न करने के लिए, ये जो सेंटर लाइन है, इसके इधर की विचारधाराओं को लेफ्ट की विचारधाराएं बोला जाता है या वामपंथ बोला जाता है। ठीक है। और ये जो राइट की विचारधाराएं हैं, राइट की तरफ, इनको दक्षिण पंथ या राइट विंग, आपने लेफ्ट विंग राइट विंग सुना है ना, इसको दक्षिण पंथ बोलते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, एथिक्स और पॉलिटिकल साइंस में और विस्तार से चर्चा होती है। आपको सही बताऊं तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम भी उसमें टू डायमेंशनल बनता है, एक लाइन पे नहीं बनता। एक लाइन और वर्टिकल खींची जाती है और फिर जो है अलग अलग विचारधाराओं को दिखाया जाता है। मैं वो भी बना सकता हूं, लेकिन इस विषय से उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। और एथिक्स सब्जेक्ट में मैं इसकी और विस्तार से चर्चा करता हूं, एक एक विचारधारा के बारे में उनका क्या सोचना है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, क्यों ऐसा सोचते हैं, उसकी मैं विस्तार से चर्चा करता हूं। लेकिन यहाँ पर जो है उतनी विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर यह पता चलना चाहिए कि माओवादी और नक्सलवादी क्या चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक बात समझिए कि ऐसा नहीं है कि जो कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है, ये शब्द सुनने में तो जो है नकारात्मक लगता है। क्योंकि देखिए, यहां पर भी जब मैंने आपसे पूछा कि आप किस कैटेगरी में आप अपने आप को मानते हैं, तो ज्यादातर छात्रों ने मध्यम मार्गी बोला या उदारवादी बोला, क्योंकि उनको लगा कि रूढ़िवादी और परंपरावादी ये तो सुनने में ही नकारात्मक लग रहे हैं। लेकिन शब्दों के साथ आप नकारात्मकता या सकारात्मकता, खासकर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में शब्दों के साथ
आप मूल्य को ना अटैच करें तो बेहतर होगा, तभी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे उदारवादी और परंपरावादी के विचारों में क्या फर्क है? दोनों के विचारों में आपको सत्यता भी मिलेगी और दोनों के विचारों में आपको कुछ खामियां भी मिलेंगी। आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोक सेवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट से क्या उम्मीद की जाती है, वो किस प्रकार का हो? और मैं समझता हूं एक ब्यूरोक्रेट की बात नहीं है, कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी एक विचारधारा के ट्रैप में कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति सभी विचारधाराओं में कुछ अच्छी चीजें भी देखेगा और उसमें जो खामियां है वो भी देखेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो उसका विश्लेषण जो है वो स्वतंत्र बुद्धि के साथ उसकी खामियां उसकी अच्छाई दोनों चीज देखकर करेगा। ये बात आप स्वीकार करते हैं? एथिक्स सब्जेक्ट में मैं आपको ये चीज भी बताता हूं कि एज ए ब्यूरोक्रेट, इसको कहते हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ब्यूरोक्रेट की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी मानी जाती है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। हमें कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉग नहीं बनना है, ठीक है ना? बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी एक आइडियोलॉजी के ट्रैप में नहीं, हमें बस उनको समझना है। तो रूढ़िवादी क्या है? क्या उनकी बात में ये सच्चाई नहीं है कि रूढ़िवादियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है स्थिरता? आपसे मैं पूछूं कि अगर समाज में अराजकता हो, अस्थिरता हो, तो क्या आप ऐसे समाज में फल फूल सकते हैं? कोई बात नहीं, आपके बाद में पढ़ लेंगे। हर विषय एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, आप उसकी चिंता ना करें, इसीलिए तो मैं यहाँ पर इस बात की चर्चा कर रहा हूँ। आप ये देखिए, बहुत फंडामेंटल चर्चा है। नक्सलवाद पे जितना भी लिटरेचर है उसमें सीधा बता दिया जाता है कि भई ये ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन जब आप उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो संघर्ष है ये किस बात का हो रहा है, ठीक है ना? ये संघर्ष किस चीज के लिए है? विचारधाराओं का संघर्ष क्या होता है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक किसी आइडियोलॉजी के ट्रैप में फंसकर दूसरी आइडियोलॉजी में क्या अच्छा है ये देख ही नहीं पाते। दूसरी विचारधारा में क्या अच्छा है ये देख ही नहीं पाते, अंधे हो जाते हैं, है कि नहीं? तो स्थिरता भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कन्फ्यूशियस एक कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे। वो क्या बोलते थे? कन्फ्यूशियस कहते थे कि समाज में खुशी तभी आ सकती है जब स्थिरता हो। और स्थिरता कहाँ से आती है? तो वो कहते थे कि स्थिरता आती है परिवार से, स्थिरता आती है कस्टम से, स्थिरता आती है रीति रिवाज से। इसको जो है रिचुअल प्रोप्राइटी नाम दिया था कन्फ्यूशियस ने। कन्फ्यूशियस इस चीज को लेके बहुत जो है संवेदनशील थे कि जो परंपरा है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परंपरा स्थिरता लाती है और स्थिरता से ही खुशी आती है कि नहीं? तो रूढ़िवादी जब बोलते हैं कि भाई देखिए, हमने हजारों सालों में कई आइडिया एक्सपेरिमेंट किए, बार बार एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ आइडिया हमें पता चल गए ये आइडिया अच्छे हैं, जो परंपरा के रूप में जीवित रहे, क्योंकि बुरे जो थे वो मानवता ने छोड़ दिए, छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा मानवता को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो जो आइडियाज बेहतर थे, तो क्यों ना हम उन आइडियाज का रिस्पेक्ट करें, हम उन आइडियाज को माने, ठीक है? ये बात समझ में आई? रूढ़िवादी वो होता है बेटा जो परंपरा को बहुत महत्व देता है, क्योंकि उनके लिए सर्वोच्च मूल्य स्थिरता होती है, ठीक है? और वो मानते हैं कि स्थिरता लाने के दो तरीके होते हैं, एक तो परंपरा और दूसरा सरकार, बहुत शक्तिशाली सरकार। क्योंकि जो अराजक तत्व है, जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, उनसे निपटने के लिए जो राज्य है उसमें जो है शक्ति सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि अराजक तत्वों से निपट सके। क्लियर हुआ? इसलिए देखिए, रूढ़िवादी सरकार जब भी आती है तो पुलिस को बहुत स्ट्रांग बनाती है, ठीक है? ये क्लियर हुआ ना? समझ में आया? अच्छा, एक चीज और है कि देखिए, एक छात्र का प्रश्न है कि सर सारे वर्ड्स एक बार डिफाइन कर दो। नहीं जरूरत है, आप सिर्फ नक्सलवाद को समझें, माओवाद को समझें। यहाँ पर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, ठीक है? और ना ही एथिक्स का टॉपिक पॉलिटिकल एटीट्यूड्स कराने बैठा हूँ। यहाँ पर हम आंतरिक सुरक्षा पढ़ने बैठे हैं और आंतरिक सुरक्षा में खासकर हमारा देश एक
बड़ा खतरा जो है वो वामपंथी चरमपंथ का है, तो इसमें वामपंथ समझना बहुत ज़रूरी है कि वामपंथ मतलब क्या? अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे देखिए उदारवादी सभी मानवों को बराबर समझते हैं, ठीक है? और उदारवादी नए विचारों के प्रति ओपन भी रहते हैं। अगर रूढ़िवादियों की ये मानी जाए कि भई परंपरा का फॉलो होना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए, हालाँकि रूढ़िवादी ऐसा नहीं मानते, जैसा मैंने आपको बताया कि ये विचार तो अपरिवर्तनवादियों का है, कि कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए और रूढ़िवादी को मैंने थोड़ा-सा लेफ्ट में रखा है, इस गुलाबी लाइन से, जो ये दर्शाता है कि ऐसा नहीं है कि रूढ़िवादी कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहते। बस वो ये कहते हैं कि भई परिवर्तन लाओ भी तो धीरे लाओ, परिवर्तन लाओ भी तो जो है कम लेके आओ, कम-कम करके जो है एक्सपेरिमेंट करो, ये देखो कि उस परिवर्तन से समाज बेहतर बन रहा है कि समाज की स्थिति बिगड़ रही है। क्योंकि देखिए मुझे एक बात बताइए कि अतीत से अगर वर्तमान में हम कोई चीज़ लेके आएँगे, तो क्या आप निश्चितता के साथ ये बता सकते हैं कि वर्तमान की स्थिति सुधर जाएगी? निश्चितता के साथ नहीं बोला जा सकता। तो उनका जो भय है, वो कुछ हद तक ठीक है। या आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे समाज के साथ, तो क्या निश्चितता के साथ ये बताया जा सकता है कि समाज की स्थिति बेहतर होगी? नहीं बताया जा सकता, है कि नहीं? देखिए एक इसका उदाहरण आपको देता हूँ मैं, कई बार ये उदाहरण जो है, वो इन विचारधाराओं को एक्सप्लेन करते हुए मैं देता हूँ। मैं सबसे सही उदाहरण इसका मानता हूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छी मंशा के साथ लाया गया। कृषि क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। लेकिन आपसे पूछूं क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिले क्या? आज स्थिति ये है कि कितनी सारी बीमारियां, ये बोला जाता है कि वैसी कृषि के कारण है क्योंकि वही खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, है कि नहीं? तो उस समय वैज्ञानिकों ने ये सोचा होगा कि हम कितने होशियार हैं। हमने देखिए क्या-क्या कर लिया। लेकिन वो ये ना सोच पाए कि 50 साल बाद जो है क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा। ये क्लियर हुआ? इसका एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है ना, देखिए एक रॉकेट लॉन्च किया गया था, मेरे ख्याल से आज से 4-5 दशक पहले, जिसमें एक छोटा-सा न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आपके ऑर्बिट में घूम रहा है और आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो इतनी जल्दी आप उसको डिस्पोज़ ऑफ नहीं कर सकते, है कि नहीं? हाँ, ये बिल्कुल, देखिए एक छात्रा का बहुत अच्छा वाक्य है और इस तरीके से कोई छात्र सोचता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। उनका कहना है छात्रा का, "सर अगर चेंजेस स्लोली होंगे, तो हमारी सोसाइटी अदर सोसाइटी से पीछे रह जाएगी।" देखिए, अगर देखिए मध्यम मार्गी रूढ़िवादियों का यही या आलोचना करते हैं। मॉडरेट जो है वो कहते हैं कि ये रूढ़िवादी जितना धीरे-धीरे चेंज की बात करते हैं ना, उतने धीरे से काम नहीं चलेगा, थोड़ा तो तेज होना चाहिए। ये क्लियर हुआ? तो ये निर्भर करता है कि आप इस स्पेक्ट्रम में कहाँ पर हैं। तो मध्यम मार्गी जो है ज़्यादा बदलाव चाहेगा। वो कहेगा कि ये रूढ़िवादी तो बहुत कछुआ चाल चल रहे हैं, इससे क्या होगा? बात समझ में? तो वो ज़्यादा बदलाव के प्रति ओपन है। मध्यम मार्गियों का ये मानना है कि ज़्यादा बदलाव, थोड़ा और ज़्यादा बदलाव, लेकिन उनका उदारवादियों जितना ओपन हार्ट नहीं है, ओपन माइंड नहीं है कि उदारवादी जितना बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इतना भी बदलाव नहीं होना चाहिए। मध्यम मार्गियों का कहना है कि कोई रिवॉल्यूशनरी चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति रिवॉल्यूशन तो ले आता है, लेकिन उसके बाद जो अराजकता फैलती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, फ्रांस की जो क्रांति हुई, उसके बाद जो अराजकता फैली, आप जानते हैं ना उसके बारे में, है कि नहीं? तो इनका मानना है कि हाँ, नहीं जानते तो आप इतिहास में पढ़ेंगे, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है? ज्ञान भी कोई एकदम से नहीं आ जाएगा, आज ही मत सोचो कि सब कुछ पता चल जाए, ठीक है?
ज्ञान भी धीरे-धीरे आता है, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, बूंद-बूंद इकट्ठी करनी पड़ती है, तब ज्ञान का घड़ा भरता है। ठीक है ना? तो इनका यही मानना है कि इतनी भी जल्दी बदलाव नहीं लाना चाहिए कि अराजकता फैल जाए और बदलाव का मान लो नकारात्मक प्रभाव पड़े, परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पड़े समाज के ऊपर, तो आप उसको फिर से ठीक ना कर पाएँ। ठीक है ना? ये बात क्लियर हुई आपको? समझ में आया आपको? ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये जो नक्सलवादी और माओवादी हैं, ये क्या चाहते हैं? ये बदलाव चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वर्तमान स्थिति से वो बहुत असंतुष्ट है। क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि वो समाज में देखते हैं कि कितनी गरीबी है, कितना एक्सप्लॉइटेशन है, कितना अत्याचार है, ठीक है? अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, समाज में कितनी असमानता है, गरीब को नोचा जा रहा है। ये क्लियर हुआ आपको? इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अच्छा, इस सिस्टम के परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधा ये जो राज्य है, ये है। उनका ये मानना है कि सरकार जो है वो अमीरों की सरकार है, अमीरों को फायदा देती है, गरीब को गरीब रखती है, ठीक है ना? स्थिति को परिवर्तन नहीं होने देती, गरीब की स्थिति सुधरने नहीं देती, ये उनका मानना है। तो उस परिवर्तन में जो ये चाहते हैं, जो ये टोटल बदलाव चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा वो किसको देखते हैं? वो इस राज्य को देखते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? तो क्या किया जाए? तो भाई इस राज्य को ही उखाड़ फेंका जाए। तो माओवादी ये कहते हैं कि इस राज्य को ही उखाड़ फेंको। थ्रो अवे द स्टेट। ये माओवादियों का अंतिम लक्ष्य है। ये समझ में आया आपको? एक मौजूदा सरकार को कैसे मान सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव है? देखिए वो कंजर्वेटिव नहीं है। मौजूदा सरकार जिस पार्टी की है उसको सेंटर राइट बोला जाता है। ठीक है, हालाँकि वो तो कहते हैं कि हमारी जो विचारधारा है वो इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म की है, जो कि मिक्स है। जैसे एक छात्र ने ये प्रश्न पूछा था कि आतंकवादी किस कैटेगरी में आते हैं? तो प्रश्न खड़ा होता है पहला तो ये कि भई आप किस प्रकार के आतंकवाद की बात कर रहे हैं? आतंकवाद भी तो कई प्रकार का होता है ना। तो यहाँ तो राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित आतंकवाद की बात चल रही है और ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, राजनीतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना? तो आप राजनीतिक स्पेक्ट्रम में ये नहीं पूछ सकते कि कोई अगर मान लो धर्म से प्रेरित कोई आतंकवाद है या किसी पंथ से प्रेरित आतंकवाद है, तो उसको आप राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित आतंकवाद के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? या आप मुझसे ये कैसे पूछ सकते हैं कि धर्म से प्रेरित आतंकवाद को आप राजनीतिक स्पेक्ट्रम में कहाँ रखेंगे? तो ये प्रश्न ही गलत है। समझ में आया? बेटा, सारी चीजें सर के ऊपर से जा रही हैं, तो आपने लेट अटेंड किया होगा। मैंने बहुत फंडामेंटल से चीजों को उठाया है। इसीलिए तो मैं ये बात-बात पे बोलता हूँ कि बेटा समय पे आओ। क्योंकि मैं एक बार लेक्चर शुरू कर दूँगा, फंडामेंटल कुछ बताऊँगा, आप 15 मिनट के बाद आएँगे, आप देखेंगे पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है ना? ज़्यादातर स्टूडेंट ये लिख रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है सर। आप मुझे अपनी समस्या बताएँ, अपना प्रश्न बताएँ, तो मैं उसका निवारण कर सकूँ। कौन-सी चीज़ आपको नहीं समझ में आई? देखिए, एक बात तो मैं आप पर पूरा भरोसा रखता हूँ कि आप इतने बुद्धिहीन तो नहीं है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ,
डेली 1 आवर की क्लास मिस हो जाती है, तो फिर आप समय पे आइए ना, मिस कैसे हो जाती है? और जो समय से नहीं आ सके, वो अभी आके अगर